हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का पार्ट है, सेकंड पार्ट है ऊर्जा संसाधन। इसके फर्स्ट पार्ट में हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी उसमें हमने मिनरल रिसोर्सेज को क्लियर किया था और अब इसमें हम ऊर्जा संसाधन को क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी ऊर्जा संसाधन। अब सर ये ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस? ऐसी वस्तुएं जिनसे ऊर्जा का संचालन होता है जिसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं यानी वे वस्तुएं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी उन ऊर्जा का संचालन होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं ऊर्जा संसाधन, है ना। फॉर एग्जाम्पल है आपकी जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, तो ये क्या है? ये ऊर्जा का संचयन करती हैं, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है सर। अब आती है आपकी ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब सर ये एनर्जी रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होता है आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत एंड सेकंड होता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आपका फर्स्ट ऑल देखते हैं हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, है ना। अब सर ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके कि ऐसे संसाधन यानी ऐसे साधन या ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है ना। अब प्राचीन काल से यानी पुराने समय से जिनका प्रयोग किया जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे आपकी लकड़ी है यानी वुड है, उपले हैं, जैसे आपने देखे होंगे गोबर के जो उपले बनाते हैं ना, वो हैं आपके। कोयला है आपका, पेट्रोलियम है एंड प्राकृतिक गैस है। तो इसका प्रयोग कब से किया जा रहा है सर? इसका प्रयोग किया जा रहा है प्राचीन काल से, है ना। तो ये हो गए हमारी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है सर। अब नेक्स्ट आता है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, है ना। अब सर ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे कि जिन्हें हम वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे कि वर्तमान समय में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है? जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल है आपका सौर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है। तो इनका प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ठीक है सर। अब तो फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि परंपरागत ऊर्जा के साधन, है ना सर। कि जैसा कि हमने अभी बताया कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है, तो ये आपके परंपरागत स्रोतों में आते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट आता है कोयला, है ना। अब सर ये कोयला क्या होता है? तो इसको जान लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कोयला भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है ना। कि जो कोयला है वह भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है तथा ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। ठीक है सर। अब इसमें सेकंड पॉइंट है कि यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग है। यानी सर जो कोयला है आपका, ये जो है ये देश की जो ऊर्जा की आवश्यकता है उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है सर। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों के संपीड़न से होता है। अब सर ये कोयले का उत्पादन कैसे होता है, यानी कोयले का निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है कि जैसे कि जो लाखों वर्ष जैसे पुराने पादप होते हैं वह पृथ्वी के अंदर धस जाते हैं, यानी पृथ्वी में जब उलट पुलट होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनको दबने के बाद यानी लाखों करोड़ों वर्ष होने के बाद वो कोयले में परिवर्तित होते हैं। ठीक है सर। अब सर ध्यान रखना क्योंकि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछा भी जाता है कि जो एंथ्रेसाइट कोयला है यह उच्च गुणवत्ता का कोयला है। ठीक है सर। ये तो हम जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो ध्यान से पढ़ लीजिए कि जो एंथ्रेसाइट कोयला है यह बहुत ही उच्च गुणवत्ता का कोयला है और इसमें 94 से 98% कार्बन पाई जाती है ना। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऐसे पूछेगा कि उच्च गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा एंथ्रेसाइट कोयला, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो कि उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है जिसमें 94 से 98% कार्बन पाई जाती है।
ठीक है सर। एंड ध्यान रखना कि जो आपका जो लिग्नाइट कोयला होता है यह बहुत ही निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें 30% कार्बन पाई जाती है। यानी निम्न कोटि का मतलब सबसे खराब क्वालिटी, यानी जैसे कि हम कह देते हैं ना कि जैसे गाँव में सुना होगा कि सबसे खराब क्वालिटी यानी सबसे बेकार जो है वह सबसे क्या है, लिग्नाइट कोयला है, जिसमें क्या होता है कि 30% यानी 30% आपके कार्बन पाई जाती है ना सर। अब ध्यान रखना कि जो आपको जो लिग्नाइट कोयला है यह बहुत ही निम्न कोटि का कोयला है। एंड आपका ध्यान रखना कि जो एंथ्रेसाइट कोयला है वह बहुत ही उच्च गुणवत्ता का कोयला है जिसमें 94 से 98% कार्बन पाई जाती है। ठीक है सर। अब आपका नेक्स्ट है पेट्रोलियम। ठीक है सर। अब ये पेट्रोलियम होता क्या है ये जानते हैं हम कि फर्स्ट है आपका कि भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है पेट्रोलियम, है ना सर। जैसा कि आपका पॉइंट है कि पॉइंट में बता रहे हैं कि कोयले के पश्चात यानी कोयला है जो आपका फर्स्ट पे आता है ना, तो कोयले के बाद ये दूसरे स्थान पर है। यानी जैसे कि आपका कोयला ऊर्जा उत्पादन में फर्स्ट है ना इंडिया में, ऐसे ही आपका जो कोयले के बाद आता है ये आपका पेट्रोलियम जो कि ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक तथा विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल देता है। ठीक है सर। अब सर यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन यानी यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन देता है पेट्रोलियम। जैसे कैसे कि ईंधन कैसे देता है कि आपका जो मिट्टी का तेल है ना, और आपका डीजल है, आपका पेट्रोल है, तो ये होता है आपके ईंधन के रूप में, है ना। और मशीनों को स्नेहक क्या होता है कि जैसे कि आपका डीजल है, पेट्रोल है, तो ये मशीनों के लिए स्नेहक हो गया, है ना। और आपका विनिर्माण उद्योग है, विनिर्माण उद्योग में जैसे कि विनिर्माण उद्योग में कच्चा माल देता है। अब विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो पेट्रोलियम होता है इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन होता है, इनको निकालने के बाद हमारा एक पदार्थ बचता है जिसे हम डाबर कहते हैं, है ना। अब ये डाबर होता है जो कि कच्चा होता है, तो उस कच्चे माल को ये विनिर्माण उद्योगों को देता है। और विनिर्माण उद्योग होता है जो कि हमें उस कच्चे माल को पक्का बना कर देता है, जैसे कि आपकी जो डाबर है उसको पका करके उसका प्रयोग सड़क बनाने के लिए की जाता है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम मुख्यतः यानी जो आपका पेट्रोलियम है यह मुख्यतः कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, मुंबई में, गुजरात में तथा असम में यह पेट्रोलियम अधिकतर उत्पादित होता है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट है हमारा कि अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। यानी एक अंकलेश्वर जो है ये गुजरात का एक क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम सबसे अधिक उत्पादित होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है हमारा प्राकृतिक गैस। सर ये प्राकृतिक गैस होती क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जान लेते हैं कि प्राकृतिक गैसें होती हैं आप जैसे कि आपकी एलपीजी है, सीएनजी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये होती हैं आपकी गैसें। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यानी जो आपकी जो प्राकृतिक गैस होती हैं, है ना, यानी नेचुरल जो गैस होती हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यानी जो है ये बहुत ही प्योर होती हैं, यानी स्वच्छ होती हैं, यह स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है सर। हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग पाई जाती हैं। कि जो प्राकृतिक गैसें होती हैं यह मुख्यतः या तो पेट्रोलियम के साथ होती हैं या पेट्रोलियम के साथ नहीं होती है ना, तो ये दो रूप में पाई जाती हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग में एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। यानी जो प्राकृतिक गैस है इसकी ऊर्जा के यानी प्राकृतिक गैस को ऊर्जा के रूप में, है ना, पेट्रोल रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक गैस को वर्तमान का ईंधन भी कहा जाता है। यानी जो प्राकृतिक गैस होती है इसको हम वर्तमान समय का ईंधन भी कह सकते हैं। कैसे कि आपका नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि गैसों का प्रयोग गाड़ियों में, यानी जो गैसों का प्रयोग होता है ना ये गाड़ियों में सीएनजी के रूप में होता है। यानी जैसे कि हमने आपको बताया
कि प्राकृतिक गैस को वर्तमान का ईंधन भी कहा जाता है, वो कि ऐसे कि गैसों का प्रयोग गाड़ियों में सीएनजी के रूप में किया जाता है। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट है इसमें कि घरेलू कार्यों में एलपीजी के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, कि जो घरेलू कार्य करते हैं ना हम, जैसे अपने घरों में सिलेंडर जो गैस यूज करते हैं उनमें क्या होती है एलपीजी, और जो वाहन होते हैं जैसे आपके 4 व्हीलर हैं, आपकी कार है ना, और वगैरह वगैरह जैसे आपके 4 व्हीलर हैं, उनमें क्या प्रयोग किया जाता है, यानी इसको ईंधन के रूप में यानी सीएनजी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। अब सर हमारा नेक्स्ट आता है विद्युत। ठीक है सर। अब सर ये विद्युत होती क्या है, कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि विद्युत एक नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी जो हमारा जो विद्युत है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या एक विद्युत एक नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी यह एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है सर, जिसे हम डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज में पढ़ चुके हैं, है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो हमारे गांवों में है ना, और बड़े बड़े उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, उनमें क्या होता है सर कि विद्युत का प्रयोग किया जाता है, यानी भारी मात्रा में विद्युत का प्रयोग किया जाता है, यानी पूरे विश्व में देख रहे हैं आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपके घरों में जो बल्ब जलते हैं ये भी विद्युत से ही जलते हैं, और बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें मशीनरी हैं वो भी क्या है सब विद्युत से ही चलती हैं, है ना। तो विद्युत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि विद्युत को प्रवाही जल से टरबाइन चलाकर उत्पन्न किया जाता है ना, क्योंकि जो हमारी जो विद्युत होती है यानी जो हमारी जो बिजली होती है उसको जल में टरबाइन लगाकर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि यानी जल से विद्युत को उत्पन्न किया जाता है, एंड हम जल के अलावा कोयले से भी, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत उत्पन्न करती हैं, है ना। अब सर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये विद्युत उत्पन्न करती हैं, जैसे कि आपका भाकड़ नागल परियोजना है, यानी जो बांध है आपका भाकड़ नागल परियोजना है उसमें टरबाइन लगाकर जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है। आपको दामोदर घाटी कारपोरेशन है, तो इससे क्या होता है, इससे हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, यानी विद्युत पैदा कर सकते हैं, है ना। अब सर हमने परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, है ना। अब ये गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या होते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन होते हैं जिन्हें हम वर्तमान में यूज करते हैं। ठीक है सर। जैसे कि आपका हमने बताया कि आपकी परमाणु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, आपकी बायोगैस है, तो ये किस में आती है, ये आती है आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में। ठीक है सर। आपका फर्स्ट है इसमें कि परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। अब सर ये परमाणु या आणविक ऊर्जा क्या होती है, ये हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ये ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है, यानी जो आपकी जो आणविक ऊर्जा होती है या हम इसको परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं, तो ये किससे प्राप्त होती है, यह ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से, है ना। इनकी जो संरचना होती है ना तो उसमें परिवर्तन से ये आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस परिवर्तन में काफ़ी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विमुक्त होती है, यानी जब ऊर्जा अणुओं की संरचना में बदलाव होता है तो इससे काफ़ी ऊर्जा निकलती है, यानी जो इनसे जो काफ़ी ऊर्जा जो कि है वह ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है ना। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ऊष्मा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी जो कि मतलब अणुओं के संरचना में बदलाव से जो हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है तो उस ऊष्मा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है, यानी कि जो आपका यूरेनियम है और आपका थोरियम है तो इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इनका प्रयोग किया जाता है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम तथा थोरियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर।
अब आपकी सेकंड हेडिंग आती है सौर ऊर्जा, है ना। अब सर ये सौर ऊर्जा क्या होती है, इसे जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं, है ना। अब सर ये जो कि है भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहां पर सौर ऊर्जा अधिक प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि भारत में जो कि है इसका टेम्परेचर क्या रहता है, इसका टेम्परेचर हाई रहता है, यानी हमारे भारत की क्या है, शुष्क जलवायु है, शुष्क है एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ना। तो इसकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण इसका टेम्परेचर अधिक रहता है। टेम्परेचर अधिक रहेगा तो वहाँ पर सौर ऊर्जा क्या होगी, अधिक सौर ऊर्जा की अधिक संभावना होती है वहाँ पर रहने की, ठीक है सर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है ना। अब सर क्या होता है कि प्रौद्योगिकी यानी जो हमारी जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनके आधार पर उसको जो धूप आती है ना, तो जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा पे हमारी धूप पड़ती है तो उसको डायरेक्टली विद्युत में कन्वर्ट किया जाता है ना। एंड नेक्स्ट है हमारा कि भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यानी अब क्या है कि ज़्यादातर प्रवाही जल से जो विद्युत है उसको यूज कम करने की बजाय हम क्या करते हैं, यानी जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं और जो आपके जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं ये क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा को अधिक प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये क्या है, सौर ऊर्जा अधिक लोकप्रिय होती जा रही है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ियों पर निर्भरता को न्यून किया जाता है। यानी जो आपकी जो सौर ऊर्जा है तो उसके प्रयोग से क्या किया जा रहा है कि ग्रामीण घरों में, यानी ग्रामीण घरों में उपलों का प्रयोग किया जाता है ना, गोबर के उपले बनाए जाते हैं तो उनका प्रयोग कम किया जा रहा है, और तथा वो लकड़ी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, यानी लकड़ी के ईंधन पर निर्भर रहते हैं तो उसके निर्भरता को भी कम किया जा रहा है, ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पवन ऊर्जा। अब सर ये पवन ऊर्जा होती क्या है इसे भी हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। यानी भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की महान संभावनाएं हैं, यानी भारत में पवन ऊर्जा जो उत्पादन है उसका अधिक प्रचलन आ रहा है, यानी उसका अधिक प्रचलन चल रहा है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी तमिलनाडु में स्थित है। यानी भारत में एक पवन ऊर्जा का फार्म है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पवन ऊर्जा के फार्म, यानी जो पवन ऊर्जा के जो फार्म है, यानी पवन ऊर्जा जहाँ पर उत्पादित की जाती है तो इसके फार्म हैं आपके आंध्र प्रदेश में, आपके कर्नाटक में, गुजरात में, केरल में, यहाँ पर जो कि हैं पवन ऊर्जा के फार्म बने हुए हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है ना। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके कि बायोगैस। अब सर ये बायोगैस होती क्या है तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग के लिए बायोगैस उत्पन्न की जाती है ना सर। कि जो कृषि अपशिष्ट है ना, और पशुओं के अपशिष्ट हैं, मानव जनित जो अपशिष्ट हैं उनका उपयोग करके घरेलू उपभोग के लिए बायोगैस उत्पन्न की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में कि जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। यानी जो जैविक जो पदार्थ होते हैं उनके अपघटन से आपकी जो गैस होती है वो उत्पन्न होती है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। यानी जो बायोगैस जो संयंत्र होते हैं इनका ये कहाँ पर लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं आपके नगरपालिका में, सहकारिता में तथा निजी स्तर पर। यानी निजी स्तर यानी जो स्वयं के जो बिजनेस होते हैं ना उनमें बायोगैस का प्रयोग किया जाता है, यानी घरेलू यानी घर के लिए भी बायोगैस का भी प्रयोग किया जाता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। कि पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र, यानी पशुओं का मतलब पशुओं के जो गोबर होते हैं उनसे जो प्रयोग किए जाने वाले जो संयंत्र हैं उनको ग्रामीण यानी जो भारत के जो ग्रामीण स्तर हैं उनमें इसको गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बायोगैस उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है ना।
कि बायोगैस जो कि है यह उपलों को, है ना, उपलों से जो नुकसान होता है यानी जो वायुमंडल प्रदूषित होता है उससे, और लकड़ी को जलने से, यानी लकड़ी जलेगी तो वायुमंडल प्रदूषित होगा, और वृक्षों के नुकसान को भी रोकता है। यानी वृक्षों का नुकसान होता है कि जिससे हम अपने ईंधन के लिए लकड़ी काटते हैं, वृक्षों को काटते हैं, तो वृक्षों के नुकसान को भी यह कम करता है यानी रोकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा। अब सर ये ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है इसको भी हम जान लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कि महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये जो महासागर में जो तरंगें आती हैं, यानी महासागरों में जो लहर आती हैं, तो उनके प्रयोग से क्या किया जाता है, विद्युत को उत्पन्न किया जाता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्वारीय ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरण ऊर्जा है। यानी जो ज्वारीय ऊर्जा है यह एक प्रकार की नवीकरण योग्य ऊर्जा में आती है, यानी इसका पुनःचक्रीकरण किया जा सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में उत्पन्न करने वाली दशाएं उपस्थित हैं। यानी जो भारत में खंबात की खाड़ी है, या कच्छ की खाड़ी है, और पश्चिमी तट है जहाँ पर जो की है जो ज्वारीय ऊर्जा है उसको उत्पन्न करने की जो दशाएं हैं वह स्थित हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गंगा के डेल्टा ज्वारीय तरंगों द्वारा, यानी जो गंगा की जो गंगा जो डेल्टा है ना उसकी ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यानी जो उसकी जो तरंगें होती हैं उससे हम ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी भूतापीय ऊर्जा। अब सर ये भूतापीय ऊर्जा होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। अब सर ये क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर, यानी जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होते हैं उनमें ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत, यानी ताप का प्रयोग करके जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसको क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति, यानी अब हम इस पॉइंट में देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये होती है आपकी भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी में समाई यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम तथा पृथ्वी में भरे तरल लावा की उपस्थिति से होती है। यानी जो भूतापीय ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है ये होती है हमारे कि पृथ्वी के जो अंदर जो यूरेनियम होते हैं और थोरियम होता है तथा पेट्रोलियम होता है और पृथ्वी में लावा भी होता है, तो इसकी उपस्थिति से क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 योजनाएं शुरू की हैं। यानी जो भूतापीय जो ऊर्जा है इसके दोहन के लिए, यानी इसको उत्पन्न करने के लिए, इसका प्रयोग करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की गई हैं, है ना। अब आपका फर्स्ट है, पहली योजना है आपकी कि हिमाचल प्रदेश में माणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है। यानी ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश में माणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी में शुरू की गई है। एंड आपकी दूसरी है लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। यानी ये जो योजना है ये लद्दाख में पूगा घाटी में शुरू की गई है। ठीक है सर। अब आपकी लास्ट हेडिंग आती है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अब सर ये ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, अब तक हमने पढ़ लिया कि जो ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं ये मुख्यतः 2 होते हैं, ये गैर परंपरागत और परंपरागत, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब तक हमने क्या पढ़ा इनमें कि ऊर्जा का प्रयोग, है ना। अब सर ये हम जब ऊर्जा का प्रयोग करते ही जाएंगे तो उसका जो है भविष्य में आने वाली पीढ़ी प्रयोग नहीं कर पाएगी, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, एक संरक्षण किया जाता है जिसे हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। ठीक है सर। अब आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। यानी जो आपका जो आर्थिक इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है तो इसके लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है ना। ये क्या है, एक आधार है। हमारी जो ऊर्जा है ना यह एक आर्थिक विकास के लिए आधार है, एक नींव है ना। एंड सेकंड पॉइंट है कि आर्थिक विकास की योजनाओं को जारी रखने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। अब जो कि है हमारा जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको जारी रखने के लिए यानी उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना चाहिए हमें कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो आपकी जो ऊर्जा है यानी इसकी आवश्यकता होती है हमारे जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं जो विभाग हैं उनमें जैसे कि आपका कृषि विभाग है, उद्योग है, परिवहन है, वाणिज्य है, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा आपका जो घरेलू जो कार्य है उन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होता है, यह ऊर्जा साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भारत वर्तमान में विश्व में अल्पतम ऊर्जा दक्ष क्षेत्रों में गिना जाता है। यानी सर अब देखिए कि जो हमारा जो भारत है यानी जो इंडिया है वो प्रेजेंट में यानी पूरे वर्ल्ड में यानी वर्तमान में वह जो इंडिया है हमारा जो पूरे विश्व में अल्पतम ऊर्जा दक्षम क्षेत्रों में गिना जाता है। यानी अल्प यानी बहुत ही कम क्षेत्रों में यानी बहुत ही कम ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में माना जाता गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अतः हमें ऊर्जा को सावधानी पूर्वक अपनाना होगा। यानी कि सर हमें ऊर्जा को सावधानी पूर्वक अपनाना चाहिए, ये सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाया जाना चाहिए ताकि जो है हमारी ऊर्जा की बचत हो सके और हमारा जो इंडिया है वह अल्पतम से अधिकतम ऊर्जा दक्ष क्षेत्रों में गिना जाए। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जागरूक नागरिक होने के नाते यानी हमें जो इंडिया है उसके जागरूक होने के नाते है ना तो हमें क्या करना चाहिए कि निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। कि हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े कामों के लिए यानी छोटे छोटे कामों के लिए अपने निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं है ना। तो हमें इन छोटे छोटे वाहनों का मतलब छोटे छोटे कामों में आप निजी वाहनों का प्रयोग न करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे जो ईंधन है ऊर्जा है उसकी बचत हो सके है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रयोग ना होने पर बिजली बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना योगदान दे सकते हैं है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे कि कोई आपके घर में जैसे कि उपकरण है ना अब उसके उपकरण की आवश्यकता नहीं हो रही तो उसको बंद कर दीजिए है ना। तो हम क्या कर सकते हैं अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। तो हम बड़ा योगदान नहीं दे सकते तो क्या हुआ हम छोटा छोटा योगदान तो दे सकते हैं ना। अपने घरों में हम मतलब बेकार में बिजली न जलाएं, जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली का प्रयोग करें तो क्या होता है इतना तो हम छोटा छोटा योगदान तो हम दे ही सकते हैं ना। एंड आपका लास्ट पॉइंट है इसमें ये बहुत ही मोस्ट है और इसको ध्यान रख लेना कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। कि सर ये क्या है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यानी हम जितनी ज़्यादा ऊर्जा बचा लेंगे है ना उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हम बेकार में जो ऊर्जा वेस्ट करते हैं यानी उसका प्रयोग करते हैं फालतू में ऊर्जा प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग कम करके यानी उसकी बचत कीजिए। यानी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यानी हम तो ऊर्जा का उत्पादन तो नहीं कर सकते लेकिन क्या हुआ ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते तो हम ऊर्जा की बचत तो कर सकते हैं ना। ऊर्जा की बचत करना ही ऊर्जा का उत्पादन है। ठीक है सर। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ऊर्जा का प्रयोग कम से कम किया करें और अपने निजी वाहनों का प्रयोग कम करके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें तथा जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बिजली की आवश्यकता लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो यानी पार्ट सेकंड में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।